आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था। तो इसका लाने का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा यहाँ एक्ट लाया गया था, जिसे ही हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको जानने से पहले हम इसके पीरियड्स में क्या क्या घटना हुई थी उस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो 1756 और 1764 में क्या हुआ था। एक तो हुआ था फ्रांसी का युद्ध हुआ था 56 में, और 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो इस युद्ध के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आ गया था, बंगाल वाला क्षेत्र आ गया था। और ये जो बम्बई वाला जो क्षेत्र था वो किसके के द्वारा आया था, तो शादी के द्वारा आया था, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटेन के जो राजकुमार था उनकी शादी किससे हुई थी, पुर्तगाल की राजकुमारी एक कैटरीना ब्रिगांजा से कुछ हुआ था। और जो ये मद्रास वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, फ्रांसीसियों का अधिपत्य था, और उसको फ्रांसीसियों को हरा कर यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर दिया था। तो ये तीन क्षेत्र 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। कौन कौन से तीन क्षेत्र आ गए थे, एक तो बंगाल क्षेत्र आया था, बंगाल क्षेत्र किसके के थ्रू आया था, बक्सर के युद्ध के थ्रू आया था। और बम्बई वाला क्षेत्र इनको क्या हुआ था, पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिला था, जबकि फ्रांसीसियों से युद्ध करने के साथ मद्रास वाला ये सब क्षेत्र प्राप्त हो गया था। तो ये तीन क्षेत्र आगे थे। तो इन्हीं तीन क्षेत्रों में इन्होंने क्या बसाया था, प्रेसिडेंसी बसाया था। कौन कौन से तीन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की थी, बंगाल क्षेत्र में स्थापित की थी, मद्रास क्षेत्र में स्थापित की थी, और बम्बई क्षेत्र में। इन तीन क्षेत्रों में अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। और इन तीनों प्रेसिडेंसी में उन्होंने एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी। अब यहाँ पर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट जैसे आता है तो इन तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज किया जाता है, और इस मर्ज करने का मतलब है कि इनके जो शक्तियाँ है एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के साथ किसको दे दिया जाता है, बंगाल की गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा, और इसका नाम जो बंगाल की गवर्नर जनरल को अब किस नाम से जाने लगा, तो बंगाल की गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। तो यही हमें इसी एक्ट में हमें यही लिखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहला प्रावधान क्या किया गया, तो इस एक्ट के तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तथा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। तो मद्रास बम्बई तीन प्रेसिडेंसी बनी, और तीनों प्रेसिडेंसी को एक किया गया, और उनकी शक्ति किसके अधीन कर दी गई, बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। याद रखिएगा यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। कौन हुए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक और प्रावधान किया गया कि क्या प्रावधान किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपकी प्री एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम भारत में कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। किस एक्ट के तहत हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, कहाँ पर की जाती है, कोलकाता में की जाती है। तो उसके अंतर्गत तीन क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र शामिल थे। और इन तीन क्षेत्र में इस सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इन तीन न्यायाधीशों का नाम क्या था, तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, और इसके जो दो अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर लिमेस्टर और हाइट थे। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और इसके दो अन्य सदस्य कौन थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, एक तो प्रावधान किया गया कि तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र शामिल थे।
और इसके में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया जिसमें भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश चेम्बर लिमेस्टर और हाइट थे। अब इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अन्य क्या प्रावधान किए गए, तो अब यहाँ पर किसी का हो गया है बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल की गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिन्हें भारत के सचिव की पूर्ण अनुमति, याद रखिएगा यहाँ पर जो सचिव का जो पद है किस नाम से जाना जाता था इस समय में, भारत का सचिव, हालांकि नाम तो भारत का सचिव था लेकिन जो सचिव जो रहता था कौन रहता था, कोई ब्रिटिश नागरिक ही रहता था। तो ये जो भारत का जो सचिव होता है इसकी पूर्ण अनुमति से ही कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्यों किया गया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किया गया। और ये 4 कार्यकारी परिषद क्या करती थी, कानून बनाती थी। कानून कैसे बनाती थी, भारत के सचिव की पूर्ण अनुमति से बनाती थी। तो एक क्विक रीजन कर देते थे कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ देखा। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने एक चीज़ देखा कि मद्रास, बम्बई और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। और इस एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कि जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र शामिल थे। और इन्हें 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई कि जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, एलिजा इम्पे था और अन्य न्यायाधीश का नाम चेम्बर लिमेस्टर और हाइट था। और इसके इस गवर्नर जनरल की सहायता के 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें भारत के सचिव की पूर्ण अनुमति से कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या प्रावधान किए गए उसको भी देख लेते हैं। तो इस एक्ट के तहत कंपनी क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया कि शक्तियों को कम करने के लिए तथा इसको नियंत्रित करने के लिए एक नियम बनाया गया। तो यहाँ नियम क्या था, तो कि अब कंपनी जो है कंपनी के जितने भी कर्मचारी वहाँ निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, ना ही भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार ले सकते थे। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार तथा भारत में से उपहार लेना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। अब कंपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना आवश्यक किया गया। ठीक है, जानकारी किसको देना आवश्यक कैसे किया गया, सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अर्थात कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, किसका, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया।